नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें दुनिया की सबसे जरूरी धमनियों यानी उसकी नदियों के पास ले जाएगा। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये तो वो जीवन रेखाएं हैं जिन्होंने हमारी सभ्यताओं को बनाया है और महाद्वीपों को आकार दिया है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, पहले हम समझेंगे कि ये नदियां इतनी जरूरी क्यों हैं। फिर हम चलेंगे एशिया, उसके बाद यूरोप और फिर अफ्रीका की कुछ खास नदियों को देखेंगे। और हाँ, आखिर में सब कुछ एक साथ समेटकर फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम नदियों को सभ्यताओं की जीवन रेखा क्यों कहते हैं, क्या है इनका असली महत्व। तो अब हमारी यात्रा शुरू होती है एशिया महाद्वीप से, एक ऐसी जगह जहां दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं। हमारा ध्यान सबसे पहले पूर्वी एशिया की ओर जाता है। यहाँ कुछ बहुत बड़ी नदियां हैं जो इस पूरे इलाके की पहचान है। चलिए शुरुआत करते हैं एशिया की सबसे लंबी नदी से। तो ये है यांगसी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी। इसका सफर शुरू होता है तिब्बत के पठार से और करीब 6300 किलोमीटर बहने के बाद ये चीन सागर में जाकर मिल जाती है। चीन में इसे चांगजियांग के नाम से भी जाना जाता है। पर क्या हर नदी सिर्फ जीवन देती है? कुछ नदियां ऐसी भी हैं जिनका नाम ही डर से लिया जाता है। और ये है वो नदी हुआंगहो, जिसे पीली नदी भी कहते हैं। ये निकलती है कुनलुन पहाड़ों से। अब इसका नाम चीन का शोक क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी विनाशकारी बाढ़ों ने बहुत तबाही मचाई है। लेकिन कमाल की बात यह है कि यही वो नदी है जहां चीनी सभ्यता का जन्म हुआ। चलिए अब चीन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप और उत्तरी एशिया की तरफ नजर डालते हैं। यहाँ भी कुछ बहुत ही अहम नदियां हैं। ये बहुत दिलचस्प है। मानसरोवर झील के पास से दो बड़ी नदियां निकलती हैं। एक है सिंधु, जो चीन, भारत और पाकिस्तान 3 देशों से होकर गुजरती है, और दूसरी है ब्रह्मपुत्रा। इसके तो कई नाम हैं। तिब्बत में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना। ठीक है, एशिया का सफर यहीं रोकते हैं और अब चलते हैं यूरोप, एक ऐसा महाद्वीप जहां की नदियों ने सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति को भी गढ़ा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। वल्दाई पहाड़ियों से निकलकर कैस्पियन सागर तक जाती है, करीब 5331 किलोमीटर का सफर तय करती है। और फिर है डैन्यूब, जो दूसरी सबसे लंबी है। ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से शुरू होती है। अब क्या नदी का महत्व सिर्फ उसकी लंबाई से होता है? बिल्कुल नहीं। कुछ नदियां किसी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती हैं, और राइन नदी वो तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी के रास्ते कोयला ढोया जाता था, जिसने यूरोप की औद्योगिक क्रांति को ताकत दी। आज भी ये यूरोप का सबसे व्यस्त, जी हाँ, सबसे व्यस्त अंतर्देशीय जलमार्ग है। चलिए यूरोप के व्यस्त जलमार्गों को पीछे छोड़ते हैं और अब चलते हैं अफ्रीका। यहाँ की नदियाँ कुछ अलग ही हैं, अपनी अनोखी भौगोलिक पहचान के साथ। और अफ्रीका की बात हो तो शुरुआत दुनिया की सबसे लंबी नदी से ही होनी चाहिए, नील नदी। करीब 6650 किलोमीटर लंबी। इसे रेगिस्तान का तोहफा भी कहते हैं, और क्यों न कहें, इसी की बदौलत तो मिस्र की महान सभ्यता का जन्म हुआ। नील नदी से अब थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं। यहाँ कुछ ऐसी नदियां हैं जो सिर्फ अपने आकार के लिए नहीं बल्कि एक बहुत ही अजीब और अनोखी वजह से जानी जाती हैं। तो ध्यान से सुनिए, कॉन्गो नदी, जिसे जायरे भी कहते हैं, भूमध्य रेखा को एक बार नहीं बल्कि 2 बार काटती है। और लिम्पोपो नदी, वो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। वहीं नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देखिए, ये एक बहुत ही खास पैटर्न है। परीक्षा के लिहाज से इन 3 नदियों को याद रखना बहुत जरूरी है, जो इन महत्वपूर्ण रेखाओं को 2 बार पार करती हैं। तो हमने दुनिया भर की नदियों का एक चक्कर लगा लिया। अब चलिए जो कुछ भी हमने देखा और सीखा उसे फटाफट एक साथ समेट लेते हैं। तो एक नज़र में देखें तो अफ्रीका की नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका की अमेज़न वो बहाव के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। एशिया की सबसे लंबी है यांगसी और यूरोप की सबसे लंबी है वोल्गा। और हाँ, राइन नदी को कोयला नदी या यूरोप का सबसे व्यस्त जलमार्ग कहते हैं, और हुआंगहो को चीन का शोक। हर नदी की अपनी एक अलग पहचान है।
तो हमने देखा कि कैसे नदियों ने सभ्यताओं को बनाया है, पर एक सवाल ये भी है कि हमारा आने वाला कल इन नदियों की सेहत पर कितना निर्भर करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।